तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत में परी गरिमा के साथ अपनी माँ तुलसी से मिलने आती है। इधर गरिमा बड़े उत्साह के साथ तुलसी को एक ड्राइंग दिखाती है और बड़े ही भोलेपन से बताती है कि ये मेरी मम्मा है और ये मेरी मम्मा की मम्मा है। तो तुलसी उसे हंसते हुए सही करती है और कहती है कि नहीं, ये उसकी बेटी है और ये उसकी बेटी की बेटी है। इसके बाद तुलसी गरिमा की ड्राइंग की तारीफ करती है। फिर वो परी से थोड़ी सी नाराजगी जताती है कि उसे हमेशा बुलाना क्यों पड़ता है, वो खुद क्यों नहीं आती। तो परी सफाई देती है कि आज वो बिना बुलाए ही आने वाली थी। तभी वहां वृंदा के बच्चे अक्षय और माधवी भी आ जाते हैं। इधर अक्षय गरिमा को देखकर पूछता है कि वो कब आई। तो गरिमा बताती है कि वो अभी आई है और नानी को ड्राइंग दिखा रही थी। इस पर माधवी और अक्षय भी जिद करते हैं कि उनके पास भी ड्राइंग है। तो इस पर परी मजाक में कहती है कि यहाँ तो सब कोई आर्टिस्ट भरे पड़े हैं। फिर वो बच्चों से गले मिलने की मांग करती है और तीनों बच्चे परी को कसकर गले लगा लेते हैं। इसके बाद अक्षय और माधवी गरिमा को अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए अंदर ले जाते हैं। इसके बाद तुलसी परी को चाय के लिए पूछती है। तो परी कहती है कि वो खुद चाय और पोहा बनाएगी। तो तुलसी इस पर हैरान होती है कि परी ने खाना बनाना कब सीख लिया। तो परी बताती है कि माँ बनने के बाद उसने बहुत कुछ सीख लिया है। इस पर तुलसी एक बहुत गहरी बात कहती है कि सिर्फ माँ ही बच्चे को जन्म नहीं देती, बल्कि बच्चा भी माँ को नया जन्म देता है। इसके बाद तुलसी ये देखने के लिए रसोई में जाती है कि उसकी बेटी परी चाय और नाश्ता कैसे तैयार कर रही है। फिर रसोई में काम करते हुए तुलसी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाती है। वो परी को बताती है कि आज उसकी मुलाकात अजय से हुई थी और उसने बताया कि बच्चों की दोस्ती की वजह से उन दोनों का मिलना जुलना अक्सर होता रहता है। अजय का नाम सुनते ही परी के चेहरे पर एक उदासी और गंभीरता छा जाती है। तो इधर अजय का जिक्र छिड़ते ही परी अपने अतीत की गलतियों को याद कर भावुक हो जाती है। वो तुलसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देती है। परी मानती है कि पहले वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड और स्वार्थी थी। वो कहती है कि उसे लोगों की पहचान नहीं थी और वो खुद को सबसे समझदार समझती थी, जबकि असल में वो बेवकूफ थी। फिर परी सिसकते हुए कहती है कि उसने सबके साथ गलत किया, तुलसी माँ के साथ, वृंदा भाभी के साथ और सबसे ज्यादा अजय और उसके परिवार के साथ। वो कहती है कि उसे आज महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आई वे उसके कर्मों की सजा थी और वो शायद इसी के लायक थी। इसके बाद परी तुलसी से कहती है कि उसके साथ जो हुआ वो ठीक है, लेकिन अजय के साथ इतना बुरा क्यों हुआ। वो कहती है कि पहले उसने अजय की जिंदगी बर्बाद की और जब अजय ने दूसरी शादी करके खुश रहने की कोशिश की तो पत्नी की मौत के बाद वो अकेले बच्चे की जिम्मेदारी उठा रहा है। परी मानती है कि अजय एक बहुत अच्छा पिता और इंसान है, इसलिए वो दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करता है। तो इस पर तुलसी परी की बातें सुनकर उसको समझाती है कि जो बीत गया उसे पीछे छोड़कर जिंदगी को अब नए सिरे से शुरू करना चाहिए। तुलसी को लगता है कि शायद परी अजय के साथ दोबारा जुड़ने की बात कर रही है। जब परी कहती है कि वो भी चाहती है कि अजय को कोई जीवन साथी मिल जाए तो तुलसी बेहद खुश हो जाती है। लेकिन तभी परी एक ऐसा नाम लेती है जिससे तुलसी के होश उड़ जाते हैं। परी कहती है कि अगर अजय तैयार हो जाए तो वो उसकी शादी अनंतिका से करवाने के बारे में सोच रही है। तो अनंतिका का नाम सुनते ही तुलसी दंग रह जाती है। तो परी विस्तार से बताती है कि अनंतिका एक सिंगल मदर है और उसकी गरिमा जैसे ही एक बेटी भी है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि अनंतिका अजय को पसंद भी करती है। परी को लगता है कि क्योंकि वो खुद अजय को कभी खुश नहीं दे पाई, इसीलिए अनंतिका वो सही इंसान है जो अजय की जिंदगी में खुशियां भर सकती है। तुलसी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है कि परी अपनी गलती के बोझ तले इतनी दबी हुई है कि वो खुद के और अजय के बारे में दोबारा सोचने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही। परी पोहा बनाने के लिए किचन में व्यस्त हो जाती है, लेकिन तुलसी के मन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। वो मन ही मन कहती है कि परी की शर्मिंदगी उसे सच देखने से रोक रही है। तो अंत में तुलसी सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ देती है और फैसला करती है कि अब जो भी होगा नियति के हाथ में होगा, वो इसमें दखल नहीं देगी। अगले सीन में बेंगलोर में शोभा गौतम के लिए अपनी खास शोभा चीनो कॉफी बनाकर लाती है और पुरानी यादें ताजा करने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम रूखेपन से कहता है कि अब ना पहले वाला गौमजी रहा और ना ही उसकी पसंद, सब कुछ बदल गया है। तभी शोभा उसको याद दिलाती है कि वो उसका भाई और एक वीरानी है, लेकिन गौतम इन नामों से अपना वास्ता नहीं मानता। फिर जब शोभा उसे परिवार और माता पिता के प्यार की याद दिलाती है तो गौतम चिल्ला पड़ता है। वो कड़वाहट से कहता है कि मिहिर और तुलसी ने कभी उससे प्यार नहीं किया। उसके अनुसार उन दोनों के दिल में सौतेले, गोद लिए हुए और दूर के रिश्तेदारों के बच्चों के लिए तो बहुत जगह है, लेकिन अपने सगे बेटे और उसकी औलाद के लिए सिर्फ उपेक्षा है। गौतम अपने अतीत के घाव को कुरेदते हुए शोभा को बा की वसीयत वाला दिन याद दिलाता है। वो बताता है कि उस दिन उसकी पत्नी दामिनी और वो बहुत खुश थे, लेकिन वसीयत ने उन्हें तोड़कर रख दिया। गौतम आरोप लगाता है कि बा ने भी साबित कर दिया था कि वो उनके लिए वर्थलेस है। वसीयत में करण के बेटे पार्थ को तो जगह मिली, लेकिन गौतम के बेटे नकुल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। गौतम को सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि मिहिर और तुलसी उस वक्त खामोश रहे और उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला।
फिर गौतम अपनी बेबसी की कहानी सुनाते हुए भावुक होता हुआ नजर आता है। इसके बाद गौतम अपनी फैमिली फोटो हाथ में लेकर बता रहा होता है कि नकुल को अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिल रहा था और उसे बस थोड़े पैसों की जरूरत थी, और दामिनी और नकुल को उम्मीद थी कि वो अच्छी खबर लेकर आएगा, लेकिन वो खाली हाथ लौटा। इसी वजह से दामिनी और नकुल उसे छोड़कर चले गए। गौतम कहता है कि उसने फिर भी हार नहीं मानी। तभी गौतम को पुराना वक्त याद आता है जब उसने दामिनी को फोन किया था। वो नकुल और दामिनी की नाराजगी दूर करने के लिए मुंबई जाकर डैड से मदद मांगने का वादा करता है, लेकिन दामिनी इधर शर्त रखती है कि पहले वो मुंबई जाकर देखे, उसके बाद ही वे लौटने के बारे में सोचेंगे। फिर गौतम आगे बताने लगता है कि वो बहुत हिम्मत करके शांति निकेतन गया था। फिर फ्लैशबैक में हमें देखने को मिलता है कि गौतम मिहिर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिहिर का ध्यान ऋतिक के अच्छे स्कोर कार्ड पर होता है। इधर मिहिर ऋतिक की तारीफों में इतना खोया रहता है कि गौतम की बात अनसुनी कर देता है। फिर इसके बाद गौतम कुछ और बोल पाता, इतने में ऋतिक वहां फोन पर करण से बात करते हुए आ जाता है। फिर ऋतिक मिहिर को फोन पकड़ा देता है। इधर मिहिर करण की आवाज सुनते ही खिल उठता है। वो उसे अपना शेर कहकर पुकारता है और हालचाल पूछता है। फिर जब उसे पता चलता है कि करण ने कुछ बड़ा अचीव किया है तो मिहिर बेहद खुश होकर उसे बधाई देता है। वो गर्व से कहता है कि जब भी करण का फोन आता है तो कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर होती है। फिर मिहिर ऐलान करता है कि करण उसका बेटा है और उसे उस पर बहुत गुरूर है। फिर अपनी खुशी में मिहिर गौतम को पूरी तरह भूल जाता है और करण से बातें करते हुए वहां से थोड़ी दूर चला जाता है। इधर पीछे बैठा गौतम मायूस बैठा रहता है तो ऋतिक उसको बता रहा होता है कि अब पापा बिजी हो गए हैं क्योंकि करण भैया का फोन है और उन्होंने यूएस में नया ऑफिस खोला है, तो पापा उनसे लंबी बातें करेंगे। तभी किचन से ढोकले बनने की खुशबू आती है तो ऋतिक के मुंह से पानी आ जाता है और वो अपने और गौतम के लिए ढोकला लेने किचन की तरफ चला जाता है और गौतम वहां अकेला बैठा रह जाता है अपनी अनकही बातों और अनसुने दर्द के साथ। फिर इधर मिहिर भी फोन रखकर गौतम के पास आता है और करण की तारीफों के पुल बांधने लगता है। वो कहता है कि करण जैसे बेटे ही बाप का नाम रोशन करते हैं। फिर जब मिहिर गौतम से पूछता है कि वो क्या बात करना चाहता था तो गौतम अपने बिजनेस लॉस और डूबी हुई सेविंग्स के बारे में बताता है। तो गौतम की परेशानी सुनने के बाद मिहिर सहानुभूति दिखाने के बजाय उसे ही दोषी ठहराने लगता है। वो कहता है कि उसने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि जिन लोगों के साथ गौतम बिजनेस कर रहा है वे सही नहीं है। मिहिर एक बार फिर गौतम की तुलना करण से करते हुए कहता है कि करण आज जो कुछ भी है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अपने पिता की हर बात मानता है। मिहिर अपने तजुर्बे का हवाला देते हुए कहता है कि बड़े जब कुछ बोलते हैं तो वो बच्चों की भलाई के लिए ही होता है, पर गौतम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इधर मिहिर अंत में गौतम से पूछता है कि वो उसकी क्या हेल्प कर सकता है, लेकिन तब तक गौतम का आत्मसम्मान उसे कुछ भी मांगने से रोक देता है। गौतम कहता है कि वो सिर्फ बात करने आया था और अब वो शाम को वापस लौट जाएगा। तो मिहिर उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन गौतम अपने बेटे नकुल की पेरेंट टीचर मीटिंग का बहाना बनाकर वहां से निकलने का फैसला करता है। लेकिन उसी वक्त मिहिर को फिर से करण का फोन आता है और वो गौतम को नजरअंदाज कर दोबारा करण से बातों में मशगूल हो जाता है। इधर जब गौतम बाहर निकलता है तो ऋतिक उसे ढोकला खाने का आग्रह करता है तो गौतम की उदासी साफ झलक रही होती है और वो खाने से साफ इनकार कर देता है। ऋतिक उसे रोकने की कोशिश करता है और मां को बुलाने की बात करता है, लेकिन गौतम उसे रोक देता है। गौतम निराशा में कह देता है कि वो जिस उम्मीद और काम के लिए यहाँ आया था वो पूरा नहीं हुआ और अब उसे अपनी समस्या का समाधान कहीं और ढूंढना होगा। तो ऋतिक समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो पूछता है कि आखिर पापा से क्या बात हुई और गौतम अंगद और परी से मिले बिना क्यों जा रहा है। तो गौतम बिना कुछ विस्तार से बताए बस वहां से निकलने की जल्दी में होता है। लेकिन ऋतिक हार नहीं मानता और गौतम को रुकने के लिए कहता है ताकि वो मां से कहकर उसके लिए टिफिन में ढोकला पैक करवा सके। फिर फ्लैशबैक खत्म होते ही गौतम शोभा से अपना दर्द बांटता है। वो कहता है कि डैड के बाकी बच्चे उन्हें गर्व महसूस कराते थे और उन्हें प्यार मिलता था, लेकिन सगा बेटा होने के बावजूद गौतम को कुछ नहीं मिला। वो अपनी बात भी नहीं रख पाया और थोड़े से पैसों की उम्मीद लेकर गया था, लेकिन बदले में सिर्फ सूजा हुआ मुंह और सूजी का ढोकला लेकर लौटा। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां दामिनी फोन पर गौतम को ताना मार रही होती है कि उसे पता था मुंबई जाने का कोई फायदा नहीं होगा। वो आरोप लगाती है कि गौतम सिर्फ बातें करता है लेकिन नकुल की पढ़ाई के लिए कुछ नहीं कर पाया। इधर नकुल भी फोन छीनकर अपने पिता से बेहद कड़वी बात कहता है। वो बता रहा होता है कि यूएस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया था, लेकिन सिर्फ गौतम की वजह से वो नहीं जा पाया। नकुल कहता है कि उसकी लाइफ और फ्यूचर सब खत्म हो गया और जिम्मेदार सिर्फ उसके पिता है। इधर दामिनी साफ कर देती है कि अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा। फिर वर्तमान में शोभा को गौतम बता रहा होता है कि उसका परिवार उससे दूर हो गया। उसने मनाने की बहुत कोशिश की, उनके घर गया, लेकिन उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला। फिर हार मानकर उसने रोज चिट्ठियां लिखनी शुरू की। वो हर दिन माफी मांगता और अपना प्यार जताने लगता है उन चिट्ठियों में। वो खुद उन चिट्ठियों को उनके घर छोड़ आता था, लेकिन दर्दनाक बात यह थी कि वे सारी चिट्ठियां बिना खुले और बंद लिफाफे में ही उसके पास वापस आ जाया करती थी। इसके बाद गौतम पुराना बॉक्स लेकर आता है जो अनगिनत चिट्ठियों से भरा हुआ होता है।
वो भावुक होकर शोभा से कहता है कि अब उसने लिखना भी बंद कर दिया है क्योंकि अब वो अपनी तन्हाई में पूरी तरह अकेला हो चुका है। जब शोभा उसको समझाती है कि उसे एक बार पापा से बात करनी चाहिए थी तो गौतम का दर्द छलक पड़ता है। वो कड़वाहट के साथ कहता है कि मिहिर को करण की कामयाबी के किस्से सुनाने से फुर्सत मिले तब तो वे उसकी तकलीफें सुनेंगे। गौतम एक बहुत ही सुंदर लेकिन दुखद मिसाल देता है कि शांति निकेतन दिवाली पर हजारों दियों से जगमगाता है। अगर उनमें से एक दिया बुझ भी जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, दूर से महल चमकता ही रहता है। तो वो खुद को भी उसी जगमगाहट के बीच एक बुझा हुआ दिया बताने लगता है। तभी शोभा गौतम की गलतफहमी दूर करने की कोशिश करती है। वो उसको बताने लगती है कि पिछले 6 सालों में घर के हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। माँ और पापा एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और माँ इन सालों में कहाँ थी ये किसी को नहीं पता था। शोभा याद दिलाती है कि घर के लोग उसे फोन करते थे लेकिन गौतम ही बहाने बनाकर बात को टाल देता था और बाद में उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया, इसलिए किसी को उसकी इस हालत का अंदाजा नहीं हुआ। तो शोभा की दलीलों पर गौतम तीखा प्रहार करता है। वो कहता है कि जो माँ हवा के रुख से तूफान का अंदाजा लगा लेती है और तुलसी के पत्तों के रंग से घर की बलाएं पहचान लेती है, क्या उस माँ को अपने सगे बेटे की जिंदगी में आए तूफान की खबर नहीं लगी? वो तंज कसते हुए कहता है कि जिसकी समझ के सामने आज की आधुनिक तकनीक एआई भी फेल है, वो माँ अपने बेटे के मामले में इतनी फेल कैसे हो गई? तो इस पर शोभा के पास कोई जवाब नहीं होता। अगले सीन में सुच्चू नोएना से कह रही होती है कि उसे बहुत घबराहट हो रही है। उसे डर होता है कि अगर ये सच सामने आ गया कि उस रात नोएना और मिहिर के बीच कुछ नहीं हुआ था तो क्या होगा। नोएना भी इधर मानती है कि उसे घर की 4 दीवारी में ये बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद नोएना कह रही होती है कि उसने जो बात इतने सालों से मिहिर से छुपाकर रखी कि इतने में मिहिर वहां आ धमकता है और पूछता है कि कौन सी बात छुपाई है। तो मिहिर को देखकर नोएना और सुचित्रा के होश उड़ जाते हैं। इधर सुच्चू वहां से जाने की कोशिश करती है लेकिन मिहिर उसको रोक लेता है। इसके बाद मिहिर नोएना और सुच्चू की बातों के बीच आ जाता है और सीधा सवाल करता है कि आखिर इतने सालों से उससे क्या छुपाया जा रहा है। तो सुच्चू घबराकर बात को घुमाने की कोशिश करती है और कहती है कि कुछ भी नहीं छुपाया गया, मिहिर को गलतफहमी हुई है। लेकिन मिहिर का शक गहरा हो चुका होता है। वो नोएना की तरफ देखकर जवाब का इंतजार करता है। तब नोएना सुच्चू को शांत करती है और कहती है कि इट्स ओके। फिर नोएना एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वो कहती है कि अब वो अपने दिल पर और बोझ नहीं रख सकती क्योंकि आखिरकार ये 3 जिंदगियों का सवाल है। वो ऐलान करती है कि अब वो मिहिर को सच बता ही देगी। तो इस पर मिहिर खामोशी से नोएना को देख रहा होता है, ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन सा सच है जो इतने सालों से पर्दे के पीछे था। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड और इसका रिव्यू आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि क्योंकि सांस भी कभी बहुत के अगले धमाकेदार एपिसोड का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।